हेलो एवरीबॉडी। ये जो है चैप्टर मैट्रिक्स अभी आपकी बोर्ड में आएगा और मैं इसमें जितनी भी काम की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इकट्ठी कर देता हूँ। कुछ जगह पे मैं आपकी एक्सरसाइज से गुजर रहा हूँ और कुछ जगह पे मैं पीवाईक्यू से गुजर रहा हूँ, तो आपको बस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा ख़त्म कर दूँ। आप में से जिसको भी इसके अंदर लगता है काम का उतना देखते जाना, बाकी आप स्किप कर देना, ठीक है ना। तो फिलहाल बात चल रही है सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक रख देता हूँ, जैसे 2 3 9 1 0 5। अब इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो इसमें दो रोज हैं, ठीक है, और तीन कॉलम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब आप अपने दिमाग में रखो, जैसे किसी ने लिख दिया 1 3 5 7, ठीक है। तो अब इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, और एक ही कॉलम में सारे आ गए। तो ये 4 × 1 हो गया ऐसे, ठीक है। अगर बाय द वे किसी ने ऐसे दिया होता 2 9 0 7, ठीक है, तो इसमें दो रोज होती और दो ही कॉलम होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 × 2 होता। ये जो इन्होंने साइड में सजा रखा है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नेचर को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है A11, ये लिखा है A12, ये लिखा है A13, ये लिखा है A1J और ये लिखा है 1N। इसका मतलब ये कि अगर आप इसे गहराई से देखेंगे, है ना, आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं अगर मेरा वाला विजिबल ना हो तो, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है। ऐसे थर्ड रो होने के बाद में ये लास्ट इसकी mth रो है, ठीक है। क्या बोला मैंने? mth रो, mth रो। तो इसका मतलब इसमें m रोज हैं, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते n कॉलम्स हैं। तो n कॉलम्स, तो इसलिए इसका ऑर्डर m क्रॉस n लिख के दिया है एनसीईआरटी वालों ने, आप ऐसे समझ के चलें, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सर A11 क्या है, ये A11 क्या चीज़ है? तो ये A जब भी लिखा होगा तो इस मैट्रिक्स का नाम अगर A है, कैपिटल A, तो अंदर के एलिमेंट्स का नाम स्मॉल a होगा। और अगर A11 लिखा है तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो एक बार लिख देता हूँ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब सोचो किसी ने लिखा होता A32, तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, ठीक है ना, और साथ में क्या, सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, तीसरी रो का दूसरा आदमी, तीसरी रो का दूसरा आदमी, थर्ड रो का दूसरा आदमी। जैसे अगर किसी ने मान लीजिए मुझे ऐसे लिख के दे दिया 1 0 5 9 -1 2 1 1, ठीक है ना, 3 0 4 3 5 0 9 8, ये लिख दिया मान लो किसी ने ऐसे, है ना। तो ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें चार रोज हैं चार कॉलम हैं, तो इसलिए इसे 4 ऑर्डर की बोला जाएगा। 4 × 4 होने पे 4 ऑर्डर, 3 × 3 होने पे थर्ड ऑर्डर, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बोला जाता है, ठीक है ना। अब किसी ने मेरे से इसमें कहा कि A23 बताओ, तो मैं दूसरी रो का तीसरा आदमी पकड़ूंगा, ये इसकी सेकंड रो है, इसका तीसरा आदमी ये वाला 1 है, तो आंसर हो गया 1। अगर किसी ने मेरे से कहा होता A31 बताओ, तो इसका मतलब तीसरी रो का पहला आदमी, थर्ड रो ये रही, इसका पहला आदमी ये रहा 3, ये दिया 3। ऐसे चीजों को पकड़ना है। तो आप सबसे पहले ये पहचानना सीखिए कौन क्या है ना, तो सबसे पहले इतना आता होगा तो आगे दौड़ जाता हूँ। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगर वर्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, ठीक है ना, ओनली वन कॉलम, सिर्फ एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम, तो 4 × 1 है ये, तो इसका मतलब m क्रॉस 1 है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एक ही रो हो तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी, जैसे ये अपने आप में 1 × 4 ऑर्डर की है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया आपको, जिसके अंदर रो बराबर कॉलम हो। अगर रो बराबर कॉलम होती है तो हम ये कहते हैं कि अंदर का एलिमेंट अगर Aij है, माने आयत रो, ठीक है ना, आयत रो और jth कॉलम, उसका जो भी एलिमेंट होगा, है ना, इसका जो भी एलिमेंट होगा वो Aij कहलाएगा। पहली चीज इसको पकड़े, ठीक है ना। वो अपने आप में, अब इसको जरा स्मार्टली समझना, Aij आपके दिमाग में भर के रखना, है ना, क्योंकि देखो इस तरह के वर्ड वो बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर किसी ने थर्ड ऑर्डर का बोला तो ये ऐसा होगा, है ना। इसमें रो इक्वल टू कॉलम होगा, तो ये मतलब m = n होगा हमेशा,
ठीक है ना। अच्छा, ये होने पर ये जो बीच के एलिमेंट होंगे ना, जो बिल्कुल बीच में, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो साइड वाले हैं, ये दो फेफड़े हैं ना, जो इनको यूं पकड़ लो आप, है ना। अब अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर ये बीच के जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मैं आपके एक सामने एक थर्ड ऑर्डर की बनाता हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है ना, A31, A32, A33। ठीक है। अगर मैंने ऐसा बनाया तो ये जो बीच वाले लोग हैं, बिल्कुल बीच में जो चल रहे हैं, ठीक है ना, मैंने जैसा बताया, ये क्या कहलाते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। इसमें देखो, ये नीचे 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। इसका मतलब ये कि इनमें, इन सभी एलिमेंट्स में क्या खास बात होती है कि ए आई जे इस तरह से होता है कि आई इक्वल टू जे होता है। इसे ए आई आई भी कह सकते हो आप, क्योंकि आई और जे सेम है। अच्छा, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, उनमें अगर आप देखें, किसी को पकड़ लो, जैसे A13 में आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, तो आई छोटा है जे से। जैसे मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, ये लिखा है A23, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, इसका मतलब आई छोटा है जे से। अब नीचे वाले में आ जाओ, यहां वाले को अगर आप पकड़ेंगे, तो इसमें अगर आप नीचे के, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, राइट है। जैसे मान लो मैंने A31 पकड़ लिया, तो आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, आई जे से बड़ा होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले में आई लेस देन जे होगा, नीचे वाले में आई ग्रेटर देन जे होगा। एलिमेंट्स को पहचानने का तरीका है। अब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, रेस्ट ऑफ द साइड्स के ऊपर और नीचे के फेफड़े के एलिमेंट जीरो हो, वो कहलाती है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। 2 0 0 0 -1 0 0 0 3। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में ही कुछ ना कुछ भरा है, बाकी लेफ्ट राइट दोनों तरफ 0 0 है। ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में भी अगर ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 होता, तो ये कहलाती स्केलर। अगर तीनों सेम हो जाते, अगर तीनों 1 1 हो जाते, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये कहलाती आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आप पहचान लो डायगोनल, डायगोनल के अंदर सेम होने पे स्केलर, स्केलर में भी 1 होने पर आइडेंटिटी, है ना। ऐसे आप इस चीज को पकड़ के चलना, राइट है। तो एक एक चीज आप पकड़ेंगे ना, तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल वाइज आपको क्लियर हो जाएंगे, स्केलर, आइडेंटिटी, ये सब कौन है। ठीक है, चलिए सब अगले पे बात करते हैं। जीरो मैट्रिक्स बोले तो इससे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, आर जीरो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, 0 0 0 0 और यहां लिख दिया 0 0 0 0 0 0, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में अगर सेम है, तो सेम होने पर दोनों को इक्वल करा जा सकता है, लेकिन इक्वल होने की दो शर्तें हैं। पहला, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। फटाफट समझा रहा हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए नहीं होंगी। इक्वल होने पर A इक्वल टू बी बोला जा सकता है। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में दोनों में इक्वल लिखा हुआ है, तो वो आप इक्वेट कर लो। x की वैल्यू -1.5, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू √6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, ऐसे आप पहचान सकते हो। अब यहाँ पे x + 3 की वैल्यू 0, तो x + 3 = 0। यहाँ पे z + 4 की वैल्यू 6, ठीक है। यहाँ पे 2y - 7 की वैल्यू 3y - 2, ऐसे पहचानो। यहाँ पर -6 -6, यहाँ पर a -1 -3, यहाँ पे 0 2c + 2। अब आप किसकी वैल्यू नहीं निकालते, सबकी वैल्यू निकालते हैं। सेम इसी ना, सेम मेथड से इन्होंने भी करा है ना। सेम एग्जांपल 5 है, उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.1 का, इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 तो रो हो गई, राइट है। अब कॉलम गिनो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 कॉलम हो गए, तो 3 × 4 ऑर्डर हो गया। जितने ऑर्डर है मल्टीप्लाई करने पे, 3 × 4 करने पे 12 आते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 12। अब क्वेश्चन वाला कहता है A13 क्या होगा। A13 का मतलब पहली रो का तीसरा आदमी, पहली रो ये रही, पहली रो का तीसरा आदमी कौन है, 19, तो आंसर हो गया 19, लो भर दो। अगले ने कहा A23 क्या है, A23 का मतलब दूसरी रो का तीसरा आदमी, तो दूसरी रो ये रही, इसमें तीसरा आदमी कौन है, ये रहा, तो आंसर हो गया 5/2। बताओ क्या मुश्किल है। ठीक है, अगले पे चलो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोल रहा है कि सामने वाले के 24 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर बताओ। तो 24 एलिमेंट्स अगर हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर 1 × 24 भी हो सकता है और 24 × 1 भी हो सकता है, ठीक है। 2 × 12 भी हो सकता है, 12 × 2 भी हो सकता है।
ठीक है ना, 3 इंटू 8 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, 6 इंटू 4 भी हो सकता है और 4 इंटू 6 भी हो सकता है। इसके सिवा और कुछ हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब टोटल हो गए कितने, 8, है ना, 8 ऑर्डर, 8 मैट्रिसेस पॉसिबल होगी। अगला बोल रहा है इसी के अंदर अगर 13 एलिमेंट होते तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, तो होता 1 इंटू 13, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। इसके सिवा किसी और तरीके से आपके उसमें मल्टीप्लीकेशन में 13 नहीं आता, तो बात खत्म हो गई। सेम बात 18 के लिए बोली तो दोबारा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में ए आई जे बराबर में दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, और आपको कंस्ट्रक्ट करनी है कितने बाई कितने की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको क्या भरना है, A11, A12, A21, A22, है ना। अब कैसे भरना है, A11 क्या होगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, है ना। 1 2 के टाइम पे आई की जगह 1, जे की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2। A21 के टाइम पे क्या करना है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। A22 की जगह क्या करना है, A22 की जगह पे करना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, राइट है। और लीजिए सब मैट्रिक्स भरने का टाइम आ गया, ठीक है। सबको पता है ये हो जाएगा 4/2 बोले तो 2, ये सबको पता है ये हो जाएगा 9/2, तो यहाँ रख देंगे 9/2। सेकंड रो के पहला आदमी, सेकंड रो का पहला आदमी हो जाएगा 9/2 अगेन। दूसरी रो का दूसरा आदमी हो जाएगा कितना, 16/2 माने 8। ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट पार्ट का ये वाला हो गया, राइट है। इनकेस अगर किसी बच्चे ने हमसे मांगा होता कि नहीं सर मुझे तो इसी का क्वेश्चन नंबर, है ना, इसी का क्वेश्चन नंबर जैसे सपोज करो थर्ड मांग लिया होता, थर्ड वाला समझाओ आप, तो सर थर्ड वाला क्या होगा, तो अगले ने अगर 2 क्रॉस 2 की बात करी होती तो फिर से मैं A11, A12, A21, A22 लिखता, है ना। तो ये हमारी मैट्रिक्स होती। अब देखो साहब हमारे सामने AIJ जो भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है आई प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2, राइट है। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 812 हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। कर क्या रहे हैं सर आप, ठीक है ना। ये कर रहा हूं कि मैं आपके लिए I1 भर रहा हूं और J2 भर रहा हूं, और वो भी इस फार्मूले में। A21 आई की जगह 2 भरो, J की जगह 1 भरो, बाई 2 कर दो। A22 के टाइम पे क्या करना है, आई की जगह 2 और J की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2। सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9/2। ये सबको पता है 4 और 1 5 25/2, ठीक है। ये सबको पता है ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 माने 8। ये सबको पता है कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/2, 25/2, 8 और 18। लो साहब ये हमारी आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट है। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 भर लेना। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू इन इक्वेशन से बताओ। तो एक्स प्लस वाई 6 के बराबर है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 के बराबर है ही। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो गया। तब आप दिमाग लगाओ, कोई दो नंबर का सम 6 है और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 8 है, तो 4 और 2 ही हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, या x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। ये दोनों बातें पॉसिबल है ना, क्योंकि इन्होंने और तो कोई हमारे सामने शर्त रखी नहीं, ठीक है ना। अच्छा लेकिन 5 प्लस जेड इज इक्वल टू इतना है, तो z बराबर 0 हो गया, राइट। ओके तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू मांग ली थी, तो ये z इज इक्वल टू 0 या z इक्वल टू 0, दो ऑप्शंस हो गए, दोनों आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, अगर हमसे किसी ने 6 का थर्ड पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड इक्वेशन थर्ड पूछ लिया, तो क्या होगा भाई, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के बराबर है, राइट है। ये रो इस रो के बराबर है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। मैं तो यही घटा दूंगा, घटाते ही कटेगा कटेगा, y की वैल्यू 4 आ गई भाई, ये भी कम होकर के ना, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा नीचे से इस इक्वेशन को 7 के बराबर रखने पे y प्लस जेड बराबर में कितना दिख रहा है दोस्तों, 7, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। चलो साहब ये भी काम खत्म हो गया। इसे बस आप अच्छे तरीके से लिख देना वहां पे, ठीक है ना। अब आपके पास में y आ गया, z आ गया, अब x बच रहा है भाई, तो अपन अगर y और z की जगह रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, बाकी तो आप रख लोगे, है ना। अब ये -1 के बराबर है, ये c के बराबर। कभी कभार ऐसा भी होगा कि कोई आंसर नहीं मिलेगा, या एक ही चीज के दो आंसर होंगे, तो समझ जाना गलत है क्वेश्चन, राइट है। चलिए अब आते हैं अगले पे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है,
m क्रॉस n में स्क्वायर मैट्रिक्स होने पर m बराबर n होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया, राइट है। अच्छा अब देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इधर से 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2/3 निकली, यहां से x की वैल्यू माइनस का 7/3 निकली, एक ही टाइम पे x की दो वैल्यू हो नहीं सकती, तो आंसर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी ऑप्शन हो गया, राइट है। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगले पे चलते हैं बात, है ना। अगला कह रहा है दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, वरना मत जोड़ देना, ठीक है ना। याद रखना, बस एक लाइन में ही बात खत्म कर रहा हूं आपकी, है ना। देखो जैसे ये a है, ये √3 किसके साथ जोड़ेगी, तो 2 + √3, ये 1 इस √5 के साथ जोड़ेगा, 1 + √5, ये -1 ये 1 के साथ जोड़ेगा, 1 - 1 0 दे देगा, राइट है। ऐसे ही ये 2 -2 के साथ जुड़ेगा, 0 दे देगा, 3 के साथ जुड़ेगा, 6 दे देगा, 0 हाफ के साथ जुड़ेगा, हाफ दे देगा, बस इतना सा काम हो गया। देखिए इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आपको यहां से समझ में आता है कि a + b बनाना तो कोई बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, स्केलर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्केलर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे किसी ने 3a करवाया, तो a के हर एलिमेंट का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 की 1.5 से गुणा 4.5 दे देगी, 3 की √5 से गुणा 3 √5 7 का मल्टीप्लीकेशन 21 और -3 की 9, तो मतलब स्केलर सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। कॉमन भी लेते हैं तब सबका एक साथ कॉमन ले लेते हैं, राइट है। अच्छा जैसे आपको कभी कभी किसी मैट्रिक्स के आगे अगर माइनस मिल जाए, है ना, जैसे ये a है, अब आपको किसी ने कहा -a बताओ भाई इसका, तो -a बताने का मतलब हर एलिमेंट की माइनस से गुणा कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। अब अगले ने कहा 2a - b बताओ, तो क्या करोगे, हर एलिमेंट का डबल कर दोगे, a के हर एलिमेंट का डबल, ये a के हर एलिमेंट का डबल कर दिया आपने, देख लो हर एलिमेंट का डबल कर दिया, और फिर इसके साथ क्या करा, -b करा, तो आपने b के हर एलिमेंट की माइनस से गुणा करके जोड़ डाला, माइनस से गुणा कर दी तो -b हो गया, -b करके जोड़ोगे, जोड़ते आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन गया, डन। इसमें इतना मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अब कम्युनिकेशन लॉ, या कम्युनिकेशन लॉ नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ का कब होता है, जब हमारे को पता हो a + b b + a, इनका ऑर्डर बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, a + b में c जोड़ो या a को b + c में जोड़ो, दोनों से सेम आंसर आता है, ये एसोसिएटिविटी का लॉ है, ठीक है ना। अगर आपने A में नल मैट्रिक्स जोड़ी या नल मैट्रिक्स में A जोड़ा, वापस A ही आएगा, इसका मतलब 0 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी चीज का एडिशन करने पे वो उसकी आइडेंटिटी नहीं खोए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एडिटिव रही मतलब सेम रही। एडिटिव इनवर्स होता है जब किसी को किसी से ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आ जाए, तो A का एडिटिव इनवर्स माइनस से हो जाएगा, ये भी काम खत्म, ठीक है ना। अच्छा अगर किसी K को a + b दो मैट्रिक्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट आएगा Ka + Kb वाला, राइट है। तो ये इट इज Ka + Kb हो गया, देख लो Ka + Kb। अगर आपने K + L × a लिखा तो इसका मतलब Ka + में L है, ये हो जाएगा, बात खत्म, राइट है। अच्छा अब क्वेश्चन में दे रखा है ये a, ये दे रखा है b, क्वेश्चन वाला कह रहा है 2a + में 3x = 5b बताओ, मतलब एक x करके एक मैट्रिक्स है, जो बताओ x की क्या वैल्यू होगी। तो आपके दिमाग में वही आएगा जो बिल्कुल आना भी चाहिए, 3x = 5b - 2a कर दो, कर दिया। करने के बाद में आपको तो x से मतलब है, तो 1/3 इधर कर देना, और यहां पर आप 5b - 2a करना। और 5b - 2a कैसे करोगे, जो b दे रखा है ना उसके हर एलिमेंट की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो a दे रखा है उसके हर एलिमेंट की -2 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दोगे दोनों को, जोड़ करके जो भी आंसर आएगा उसके बाहर 1/3 लिख दोगे, काम खत्म। इन्होंने भी 1/3 लिखा, देखो ये इन्होंने हर काम ऐसे किया, देखो बी के हर एलिमेंट, ये रहा, देखो आप यहां पकड़ो, ये रहा बी, यही बी यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखोगे तो ये बी की 5 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और इधर ए की क्या कर रहे हैं, ए की 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ए की 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये तो मुश्किल काम है नहीं, मेरा ज्यादा ख्याल है कोई भी देख सकता है ये तो, ठीक है ना। अब आपने 1/3 लिखा है ना, 1/3 करा, अब इन दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा ए की इन्होंने -2 से गुणा करी है, तो -2 से गुणा करते टाइम पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, बैठ जाएगा मामला। अब ऐड कर दिया, ऐड करके 1/3 निकाल लिया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा ये कह रहे हैं x + y इतना है, x - y इतना है, तो x और y अलग अलग बताओ।
हम अगर बचपन वाली स्टाइल में क्या करते, एक्स प्लस वाई इतना है, एक्स माइनस वाई इतना है, दोनों को जोड़ देते, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है तो जुड़ भी जाएगा। तो जोड़ते क्या होगा, 2x बराबर में ये दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी, बाहर से हाफ लगा देंगे दोनों का सम करके, और यही घटा दे तो घट भी जाएगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है ना, मजा इस बात का है, मजा इस बात का है, तो आंसर आ जाएगा। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इनके बातों में मत आना, ठीक है ना। अगले पे बात करते हैं, ठीक है। कोई अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या शर्त जरूरी है, ठीक है। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देखो साहब, दो मैट्रिसेस ए एंड बी है ना, ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर n क्रॉस p है, देन a इंटू बी इज पॉसिबल, ठीक है। ये अपने आप में कब पॉसिबल होगा, जब आप a को m क्रॉस n और b को n क्रॉस p लिखोगे, और लिखने के बाद में ये दोनों मैचिंग मैचिंग कराओगे। इसका मतलब ये कि यहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है, ये, और यहां पे जो n है वो b के नंबर ऑफ रोज को बताता है। अगर इसका कॉलम, a का कॉलम और b की रोज सेम हैं तो ही a इंटू बी डिफाइंड होगा। ये दोनों का मैच करना मस्ट है, मैच करना मस्ट है। अगर दोनों मैच करेंगे तभी a इंटू बी डिफाइंड होगा, देन ओनली a इंटू बी विल बी डिफाइंड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो मुश्किल की बात है, आपको पता ही नहीं है। जैसे अब किसी ने लिख दिया a अपने आप में m क्रॉस n है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ो आप, ऐसे लो, जैसे किसी ने a लिख दिया 2 क्रॉस 1 है और b लिख दिया 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। देन b इंटू ए डिफाइंड होगा। मान लो किसी ने पूछ लिया क्या ये डिफाइंड होगा, तो आप b इंटू ए के टाइम पे b को पहले लिखोगे, तो b अपना कितना है 3 क्रॉस 2 है, a कितना है 2 क्रॉस 1 है। अब आप देखो क्या ये दोनों मैच कर गए, हाँ सर ये मैच कर गए, इसका मतलब b इंटू ए डिफाइंड होगा। अच्छा, किसी ने पूछा a इंटू बी डिफाइंड होगा क्या, तो a इंटू बी के डिफाइंड के टाइम पे a लिख लो पहले 2 इंटू 1, और b को लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 2। अब ये दोनों मैच करे क्या, नॉट मैच्ड। अगर नॉट मैच तो इसका मतलब a इंटू बी नॉट डिफाइंड। इतनी सी बात दिमाग में भर लो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपके किसी भी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आप हमेशा यही बात लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। देखो इन्होंने सी ए लिखा है, डी ए लिखा है, कहते हैं सी डी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। इसमें एक रो दो रो, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर रो हो गई दो, इसका एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, मतलब कॉलम हो गए तीन, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अब किसी ने इसको देखा एक रो दो रो तीन रो, तो रो कितनी हो गई 3, ठीक है ना। अच्छा, और कॉलम हो गए 2, ठीक है। तो क्या ये मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो सी डी डिफाइंड होगा, यस डिफाइंड होगा। ऐसे आपको फटाफट फटाफट पहचानना है भाई, इतना टाइम नहीं है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मान लो किसी बच्चे की इतनी बुरी हाल है कि भाई मल्टीप्लाई नहीं आता, तो सीख ले भाई, इससे बढ़िया कोई दुनिया में मिलेगी नहीं किताब। एनसीईआरटी बेसिक सबसे ज्यादा आराम से सिखा रहे। तो इन्हें सी लिखना है, डी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है। 4 बार लिख लिया, लिख करके अब एक एक चीज को भरना है, राइट है। सबसे पहले अभी दिमाग लगाना, देख ये तेरे को घेरा घेरा होता दिख रहा है ना, ये तेरी फर्स्ट रो है, R1 है, ये तेरा फर्स्ट कॉलम है, इसका नाम C1 है। तो जिस दिन तेरा रो 1 C1 से मल्टीप्लाई होगा उस दिन A11 आएगा दुनिया में, माने पहली रो का पहला आदमी आएगा, ठीक है। अभी तेरे मल्टीप्लिकेशन का नाम CD है ना, तो CD11 आएगा, CD का पहली रो का पहला आदमी आएगा। तो ये तेरी पहली रो का पहला आदमी है। बाकी जगह पे गोले गोले दे दिए इन्होंने, क्वेश्चन दिया ना, देख ले ध्यान से देख, क्वेश्चन दिया है मतलब अभी भरा नहीं है। तो ये तेरी फर्स्ट रो का फर्स्ट आदमी बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, सी की फर्स्ट रो और डी का फर्स्ट कॉलम, ये जिम्मेदार है। तो मेरा नंबर क्या है, एक बात ही, अभी थोड़ा थोड़ा और पकड़ में आई। फिर अगले नंबर पे है ना, ये कैसे बनेगा, इसका नाम क्या है पहले पहचान, इसका नाम है CD12, पहली रो का दूसरा आदमी, सही है। तो पहली रो के दूसरे आदमी के लिए ये रो 1 लेनी है, ये कॉलम 2 लेना है, तो इसका रो 1 इसका कॉलम 2 लेना, तब जाकर के तेरे पास ये बनेगा। अच्छा, और कैसे करना है वो भी देख, मल्टीप्लाई भी देख। इस 1 की इस 7 से मल्टीप्लाई करी, यहां लिख दिया, फिर प्लस इस -1 की इस 1 से मल्टीप्लाई करी, यहां लिख दिया, फिर प्लस इस 2 की इस -4 से मल्टीप्लाई करी, यहां लिख दिया। तो मतलब ये कि एक तरह का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, याद रखना है ना, एलिमेंट वाइज। अब अपने को ये नीचे वाला ये पोजीशन भरनी है, इसका नाम क्या होगा, CD, दूसरी रो का पहला आदमी। इसका मतलब यहां पे 2 है ना, तो रो 2
और यहाँ पे 1 है ना, तो कॉलम 1 रो 2 की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी तब ये आएगा, है ना, ऐसा। बाकी तो अब समझदार है, भर लेना पे ना मल्टीप्लिकेशन को। इन्होंने बाकी फिर बहुत तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए जैसे, है ना। तो इन्होंने जैसे अब एक और चीज भी दिमाग में रखना, अगर तेने मल्टीप्लाई करा ए का बी से और बी का ए से और पता चला दोनों बराबर आ जाए, तो हमेशा याद रखना उस केस में इसे कम्यूट बोला जाता है। अगर ए बी ए के बराबर ना आए तो नॉट कम्यूट बोलते हैं, नॉट कम्यूटेटिव, है ना। ए बी अगर बी ए के बराबर आ जाए तो कम्यूटेटिव, ए बी अगर बी ए के बराबर आ जाए ना आए तो नॉट कम्यूटेटिव। पहली बात तो ए बी और बी ए दोनों ही दुनिया में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। यही बात इन्होंने यहां से यहां तक पूरा राग यही है ना, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसमें साफ बोला है कि हम ये कहेंगे कि ए बी अगर बी ए के बराबर है तो कम्यूटेटिव है, वरना नहीं है। जैसे इन्होंने यहाँ पे ए बी निकाला, बी ए निकाला, ये ए है ये बी है, इन्होंने ए बी निकाला है। तो ए बी निकालेंगे कैसे, फर्स्ट रो का पहले इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये बनेगा, फर्स्ट रो का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा और ये बनेगा, ये हुआ फर्स्ट रो से, है ना, फर्स्ट रो। फिर सेकंड रो का इससे मल्टीप्लिकेशन से ये बना, फिर इसी का सेकंड से मल्टीप्लिकेशन से ये बना। तो एक एक करके उठाना, है ना, गलती मत कर देना। अभी एक अगर बाय द वे ये देखने का मतलब आपको सिर्फ 10-15 मिनट देने पड़ेंगे किसी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के लिए समय देना, इन्हीं एग्जांपल्स को कर लेना, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे नहीं होता देख लिया हाँ हो गया, एक दो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आगे चल रहा हूं। अच्छा, अब एक और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इनका, एग्जांपल 15 पे गौर करो। ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों में ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में नॉन नल है, ठीक है, नॉन नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी इनमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो मैं यहां पे भी कहता हूं नॉन नल मैट्रिक्स। अगर ये नॉन नल मैट्रिक्स है और ये नॉन नल मैट्रिक्स है, तो दो नॉन नल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से नल मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम ये सुनते आए ना कि x इंटू वाई इक्वल टू जीरो होता है। नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, नॉर्मल अलजेब्रा की बात कर रहा हूं कि x इंटू वाई इक्वल टू जीरो को हम कैसे लिखते हैं, या तो x जीरो या फिर y जीरो, ऐसे तो लिखते हैं ना। लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर दो मैट्रिक्स ए इंटू बी का प्रोडक्ट अगर जीरो दिया है, तो ए का जीरो होना या बी का जीरो होना माने नल मैट्रिक्स होना, नल होना नॉट नेसेसरी दोनों ही जीरो हो जाए ऐसा भी नहीं है, कोई भी जीरो होगा ऐसा ही नहीं है, होगा ही नहीं ऐसा भी होता है, याद रखना। हाँ, नल अगर है तो प्रोडक्ट जीरो आएगा, अगर एक भी नल है तो प्रोडक्ट जीरो आएगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी ने कहा कि दो का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है, तो क्या उनमें से कोई एक नल हो सकती है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। तो पकड़ के चलना। देखो कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। एनसीईआरटी खोले रखना अपनी, है ना, प्लीज, है ना। अब ये देखो, ये कह रहा है एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ का मतलब अगर आपके पास तीन तीन मैट्रिक्स है ना, एबीसी, तो आप ए की बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या बी सी की मल्टीप्लाई ए से करो, एक ही बात है, एबीसी से सेम आंसर आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ को तो ये फॉलो करता है। अच्छा, मैं इसको कहता हूं आपने खिड़की जो अभी ए बी पे थी बी सी पे सरका दी, और ये कभी भी कर सकते हो आप, है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए का, अब यहां ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, ए का आपने बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ए बी प्लस ए सी आया। इसको आसान मत समझो, ये इनडायरेक्ट वे में आपके दिमाग में बहुत बढ़िया बात उतार रहा है कि आपने ए की बी से मल्टीप्लाई करी तो ए बी बनाया इन्होंने, बी ए नहीं लिखा। ए की सी से मल्टीप्लाई पे सी ए नहीं लिखा, मतलब ये अगर फर्स्ट रैंक पे बैठा है, पहले अगर ये है तो पहले है, तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। अगर ये प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हर जगह पे आगे ही बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये प्री मल्टीप्लाई हुआ है। अगर कोई भी पोस्ट मल्टीप्लाई होता है तो पीछे ही मिलेगा, राइट है। जैसे यहां पे सी पोस्ट मल्टीप्लायर है, तो पोस्ट मल्टीप्लायर है तो हर किसी के पीछे खुलेगा, ऐसे। तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई के लिए बताया। अब अगला बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वापस वही मिल जाए, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आप किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और मैट्रिक्स के फर्क ही न पड़े, वो सेम टू सेम आ जाए, दैट इज आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए की आई से गुणा करो या आई की ए से गुणा करो, वापस ए ही प्राप्त होगा। आई का स्क्वायर भी आई होता है, आई का क्यूब भी आई होता है, ये भी ध्यान रख लेना, राइट है। फिर इन्होंने कहा है कि दिखाओ भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिखाओ आप ए बी सी निकालो, फिर ए बी का सी से मल्टीप्लिकेशन निकालो, दिखाओ दोनों सेम है क्या। तो बस कुछ नहीं करा है, यही जंग लड़ाते रहे।
ठीक है, और दोनों को सेम सेम दिखा दिया, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आया, इसका मतलब ए बी फिर सी की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए की बी सी से मल्टीप्लाई इज सेम, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में वही सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आया, वो आया है, दिखा दिया ना। अब ये क्या दे रखा है, देखो आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 23a माइनस का 40i इक्वल टू 0। दिखाओ कैसे होगा। तो ये आपने पहले क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए की ए से मल्टीप्लाई करके, फिर ए स्क्वायर की वापस ए से मल्टीप्लाई करके आपने ए क्यूब निकालना है और इसकी जगह भर देना है। फिर माइनस 23 की ए से गुणा करके आपने माइनस 23a तैयार कर लेना है, ये तैयार हो गया। फिर 40 की आई से गुणा करता, आई मतलब अब आई यहां पर सेकंड नहीं थर्ड ऑर्डर का चलेगा, क्योंकि दोनों थर्ड ऑर्डर के हैं, तो हमने वो भी कर लिया, जोड़ा, आंसर 0 आ गया, माने नल मैट्रिक्स आ गया, आपने कह दिया हाँ सब सत्य था, ठीक है ना। तो यहां तक की बातें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत मुश्किल वाली बात होगी। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए के नाम पे दे रखा है 2 4 और यहाँ दे रखा है 3 2, और बी के नाम पे दे रखा है 1 3 और यहाँ दे रखा है -2 5। अब मैं आपके सामने ए बी निकाल के दिखाता हूँ। ए बी के टाइम पे याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट रो की इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 और फिर -8, ठीक है। कैसे निकाला मैं एक बार थोड़ा और एलिब्रेटिवली दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ठीक है ना। हाँ एक बार देख, ये वन टाइम आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अपना ए है 2 4 3 2 और ये अपना बी है 1 3 -2 5, है ना। अब अपने को ए बी निकालना है, ए बी निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस 2 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 + 4 × -2, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी है, समझ रहे हो आप। तो एक काम ये खत्म हो गया, है ना। अच्छा, फिर फर्स्ट रो की ही इससे मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो की अगर इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना, तो इसको भी समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो की अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 3 + 4 × 5 ऐसे, ठीक है। तो आपने हर बार क्या करना है, पहली इस पॉइंट को समझना है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है ना। ये आपका ए बी 1 1 है, ये आपका ए बी 1 2 है, पहली रो का दूसरा आदमी, ये कौन है, दूसरी रो का पहला आदमी, ये कौन है, दूसरी रो का दूसरा आदमी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अगर 1 1 है तो आप 1 1 का मतलब है R1 की C1 से मल्टीप्लाई होगी, ये 1 2 है तो R1 की C2 से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले मतलब R1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बेसिक आपको आता है नहीं है तो बता रहा हूं, है ना। बाकी फिर मल्टीप्लाई करूंगा, मैं सीधी मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 1 जा 2, 4 × -2 इज -8, 2 3 जा 6, 4 × दिस इज 20। नेक्स्ट पे आते हैं R2, 3 + -4, अगला वाला 9 + 10, तो मेरा आंसर आ रहा है मेरे दोस्त कितना, -6, 26 -1 और 19 इज माई आंसर, ए बी आ गया। अब किसी ने कहा बी ए निकालो, तो बी ए निकालते टाइम पे मैं बी को पहली प्रायोरिटी दूंगा, 1 3 -2 5, देन हमारे पास में आएगा ए की वैल्यू है 2 4 3 2, और अब मैं फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से करूंगा, इसकी इससे करूंगा, ठीक है ना। हाँ फर्स्ट रो की फर्स्ट से करूंगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, तो यहां पे कितना बन जाएगा, 2 + 9, दिस इज 4 + 6, दिस इज -4 + 15, this is -8 + 10, this is what 11, this is 10, this is 11, this is 2। लीजिए साहब ये आंसर है। अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो प्लीज आप केयरफुली देख लेना। बाकी तो इसमें क्या चीज है, देखो ऐड करते टाइम पे, अब जैसे ये वाला है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ का अपन ये सेकंड का फोर्थ देख रहे हैं ना, सेकंड का फोर्थ एडिशन कर रहे हैं, इसका और इसका सम करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, फिर ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त, 1 1 1 1। लो सब काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये इसके अंदर 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो इनका प्रोडक्ट ये दोनों सेम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो भी आंसर आएगा वो 3 × 3 आएगा। तो थर्ड का फर्स्ट कर रहा हूं मैं, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 2 3 की किससे, 2 3 4 से, और ये बहुत मस्त है एक बच्चे का किया हुआ होना। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस बात खत्म हो जाएगी, तो 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
ठीक है, दैट इज 3, 1 की 4 से मल्टीप्लाई दैट इज 4। फिर अब आ गई सेकंड रो की सेकंड, 4 6 8, फिर अगले नंबर पे थर्ड का 6 9 12। लो ये आंसर हो गया है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है ना 3.2 के अंदर और कुछ काम का है नहीं दिख रहा अभी तक। अब 3.2 का 4 देखते हैं क्या कुछ काम का है। क्या कह रहा है कि शो करके दिखाओ, a प्लस बी निकालो, b प्लस सी दिखाओ, फिर a प्लस बी में से c घटा के दिखा दो, है ना। तो अगर किसी ने मुझसे a प्लस बी पूछा तो मैं a प्लस बी में क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 4 भाई, इस 1 और इस 3 को जोड़ने पे, ठीक है। फिर अगले वाले को जोड़ने पे 1 आएगा, फिर अगले वाले को जोड़ने पे -1 आएगा, अगले वाले को जोड़ने पे 9 आएगा, अगले वाले को जोड़ने पे 2 आएगा, अगले वाले को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, अगले वाले को जोड़ने पर 3 आ जाएगा, अगले वाले को जोड़ने पे -1 आ जाएगा, अगले वाले को जोड़ने पे 4 आ जाएगा। ये मेरा a प्लस बी हो गया। अब आप मेरे से चाह रहे हो a प्लस बी में माइनस सी करके दिखाओ, तो मतलब मैं ये जो भी मेरे पास a प्लस बी है इसमें से c घटाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे से ये c घटवाया तो 4, इस 4 में से ये वाला 4 घटाने पर 0 आएगा, इस 1 में से ये वाला 1 घटाने पर, ठीक है, 0 आएगा, इस -1 में से ये वाला 2 घटाने पे -3 आ जाएगा, ऐसे। तो मेरे को लगता है ये आप भी कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी, है ना। एक बार घटाई देता हूं, है ना, दैट इज 9, 2 में से 3 गया -1, 2 में से 7 गया -5, अगला वाला 3 में से 1 गया 2, -1 -2 दैट इज +1, इस 4 में से ये वाला 3 गया 1। लो ये हो गया मेरा a प्लस बी माइनस सी। अब ये कह रहा है इसी तरह से आप b माइनस सी निकालो, और फिर जो भी b माइनस सी आएगा उसमें आपको क्या करना है, b माइनस सी में आपको a को जोड़ना है, तो जोड़ देना, है ना। a भी पड़ा है, b माइनस सी भी बन जाएगा। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ज्यादा मुश्किल वाली बात हो, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको दिख रहा है, बाहर दिख रहा है कॉस थीटा, अंदर दिख रहा है कॉस साइन माइनस साइन कॉस, फिर आप यहां पे मल्टीप्लाई देख रहे हैं साइन थीटा का किससे, साइन माइनस कॉस, कॉस साइन, है ना। लीजिए साहब, कॉस इंटू कॉस, ये कॉस ये कॉस, कॉस स्क्वायर, ये कॉस इंटू साइन, कॉस साइन, ये कॉस इंटू माइनस साइन, माइनस साइन कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये साइन की साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर, ये वाला माइनस साइन कॉस, ये वाला साइन कॉस, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे, राइट है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, माइनस साइन कॉस, साइन कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना। फाइनली इट इज 1, इट इज 0, इट इज 0, इट इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना, इट इज 1। ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया है, दोनों को जोड़ते टाइम पे x प्लस वाई का डब्बा यहां और x माइनस वाई का डब्बा यहां। आपको क्या करना है, पीछे के एग्जांपल से मैच कराना, जोड़ना, 2x इज इक्वल टू में डब्बा प्लस डब्बा इज ए न्यू डब्बा, x की वैल्यू निकालता है तो हमें हाफ ऑफ दैट डब्बा कर देना, ठीक है ना। अब बाकी आप देख लेना। अब सर यहाँ तो 2x प्लस 3y, यहाँ पे 3x प्लस 2y है, कैसे करोगे, है ना। देखते हैं पीछे अपने पास है क्या। क्या मांग लिया भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 4 0, ठीक है, और साथ में दे रखा है कितना, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू में दे रखा है 2 -2 -1 और 5, ये दिया हुआ है, राइट। अब क्या करना है मेरे भाई, अब अपने को x और y निकालना है, तो पहले y को हटा लेते हैं। y को हटाने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई हर जगह होगी, स्केलर का मल्टीप्लाई हर जगह होगा। तो 2 की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू में 2 की इससे मल्टीप्लाई करते समय पे 4 6 8 0, तैयार है। इधर की तरफ देखा जाए 3 से मल्टीप्लाई करते इट इज 9x प्लस का 6y इज इक्वल टू में 3 से मल्टीप्लाई करते समय पे 6 -6 माइनस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहां पर आप जैसे माइनस करोगे माइनस करोगे माइनस करोगे ये कट जाएगा, ये पास जाएगा कितना 5x, और वो भी कैसा माइनस का 5x, और जब आप इन दोनों को सम करोगे माने घटाओगे, 4 में से 6 घटाओगे -2 आ जाएगा, 6 माइनस -6 12 आ जाएगा, 8 माइनस -3 11 आ जाएगा, 0 माइनस 15 माइनस का 15 आ जाएगा। नाउ द पॉइंट कम, x क्या आएगा, तो 1/5 कर दो, माइनस का 2/5 12/5, ठीक है, 11/5 एंड दिस इज ओके माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज प्लस का 3। लो भाई काम खत्म।
ये हमारा एक्स आया, एक्स की वैल्यू वापस रख के वाई आ जाएगा, है ना। प्रॉपर रास्ते से और अच्छे से सजा सजा के कर लेना। ओके ओके ओके, कोई काम की बात, काम की बात, काम की बात अभी तक तो नहीं लग रही है। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिखा देता हूं। एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 3 वाई मल्टीप्लाइड बाई -1 1 इज इक्वल में दे रखा 10 और 5। अब क्या करना है भाई, इसको लिखना चाहिए 2x, इसको लिखना चाहिए 3x, और प्लस के अंदर इसको लिखना चाहिए माइनस का y, इसको लिखना चाहिए y इज इक्वल में दे रखा है 10 + 5। ठीक है, और यहां पर अगर और ढंग से जोड़ेंगे तो 2x - y 3x + y इज इक्वल टू में दे रखा है 10 एंड 5। राइट है, फिर मैं लिखूंगा 2x - y इज इक्वल टू 10 इज इट इज 3x प्लस में y इज इक्वल टू 5। जैसे आप दोनों को जोड़ोगे 5x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो एक तरह से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट है, तो हो गया क्वेश्चन, है ना, डन है ना, कर सकते हो, मतलब ये भी हो गया, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है अभी तक तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कह रहा है कि एक fx करके फंक्शन है, ठीक है, जिसमें यहाँ cos x sin x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 दे रखा है, और सामने वाला चाहता है कि f ऑफ x इंटू में f ऑफ y इज इक्वल टू में f ऑफ x प्लस वाई आप प्रूव कर दो। ओके, तो देखो साहब f ऑफ y क्या होगा, है ना, ये अगर cos x है, ये अगर sin x है, ये अगर sin x और ये cos x है, ठीक है, तो f ऑफ y करने पर माने जहां जहां भी फंक्शन x का बन रहा है वहां पे cos ऑफ y माइनस में sin ऑफ y ये 0 sin ऑफ y, ठीक है, cos ऑफ y ये 0 ये 0 ये 1 हो जाएगा। अब सामने वाले ने अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराया है तो लंबा काम हो गया, मल्टीप्लाई तो पूरा करवाएगा। ठीक है, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे भाई, है ना, 3 × 3 का। मेरे को लगता नहीं कि मैं अपने इसमें टाइम के अंदर मैं इसको न्याय कर पाऊंगा, तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, नॉट फीलिंग गुड कि भाई मेरे को इसमें समय देना चाहिए, फिर भी है ना, कहीं जरूरत लगेगी तो देखते हैं। अब a² है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक a³ का क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखा था। पहले क्या करना है, a × a निकाल करके a² निकाल लेना, फिर -5 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 5a बना लेना, फिर एक लास्ट के अंदर 6i के टाइम पे, ठीक है ना, एक ये वाला क्वेश्चन अपने को पीछे कहीं मिलेगा तो देखते हैं, करते हैं ना, पीछे कहीं मिलेगा, कहाँ मिल सकता है दिखाता हूँ, देखो कहाँ मिल सकता है सर, यहाँ मिल सकता है ना, देखो मैं कह रहा हूँ आपको, है ना, मेरे को कुछ फायदे की जगह मिलेगी तो तुरंत करेंगे उसी जगह पे। अब क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स होने पर ये तीनों एलिमेंट शुड बी सेम। तो पहली बात तो y शुड बी 7। स्केलर मैट्रिक्स होने पे ये वाले फेफड़े में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। अब आपने मेरे से मांग लिया y की पावर x माने 7 की पावर 0 माने 1, आंसर हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये जो कुछ भी है, क्या आपके हिसाब से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, तीनों डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और इस फेफड़े में जो भी नंबर लिखे होते हैं उसके जस्ट नेगेटिव इधर लिखे होते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां 3 आ गया, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए इसके सारे एलिमेंट्स का किसी न किसी एक ही नंबर से होना चाहिए था, जो कि है नहीं, 0 3 0 अलग अलग नंबर है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाले फेफड़े में सब में 0 भरा होना चाहिए, तो डायगोनल भी नहीं है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3 × 3 ऑर्डर की है, तो एक ही ऑप्शन बचा स्क्वायर मैट्रिक्स, काम खत्म। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि क्या ये और ये है तो x - y कितना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं सबसे पहले तो x + y को 9 से मिलाऊंगा, तो x + y इज इक्वल टू में 9 हो गया, और दूसरी तरफ से x + 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू y माने x - y इज इक्वल टू 3 हो गया। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 2x इज इक्वल टू में 12 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू अगर 6 हो गई तो y की वैल्यू 3 हो गई, है ना, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, तो x - y इज इक्वल टू में कितना हो गया, 6 - 3 बोले तो 3 आंसर आ रहा है, माने सी ऑप्शन। एक मिनट, अब क्या सी ऑप्शन काम कर जाएगा क्या, 3 × 3 इज इक्वल टू में ये मैच कर रहा है क्या भाई, देखें जरा, 4x प्लस में, इसको इधर देख लेते हैं, 4x + y इज इक्वल टू में 4x + y किससे मैच कर रहा है, 3y से, 3y, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x। क्या y x का डबल है, हाँ है, सब बराबर है,
वाई एक्स का डबल होना चाहिए ना, वाई एक्स का डबल। तो मैंने यहां गलती करी ना, देखा 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 देखा। जब भी मास्टर का जी अटके तो समझो कुछ ना कुछ हो रहा है, लफड़ा हो रहा था। और लफड़ा क्या था अब देखो जरा। क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, है ना, पहला काम। दूसरी तरह से दे रखा था 4x प्लस वाई, ये 4x प्लस वाई इस 3y के बराबर है। तो यहां से हमारे पास में y इज इक्वल में 2x आ गया, और y इज इक्वल 2x आ गया तो x प्लस 2x इज इक्वल 9, माने x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई इसका डबल बोले तो 6। ठीक है, अब सामने वाले ने कहा है कि 3 माइनस 6 करके दिखाओ, तो -3 आंसर होना चाहिए था, बैठ गया। राइट है, थोड़ा सा कभी कभार भटक जाती है बात, इधर उधर निकल जाती है। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एम ऑर्डर की, इस तरह से दिया जा रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। यहाँ पे थोड़ा आपके कान खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की थोड़ी डिटेलिंग देख रहे हैं। अब पहले ए की ए से मल्टीप्लाई आपको ए स्क्वायर दे देगी, ए की बी से मल्टीप्लाई आपको ए बी दे देगी, बी की ए से मल्टीप्लाई आपको माइनस का बी ए दे देगी, फिर माइनस बी की से मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर दे देगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हटा देगा। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए बराबर नल मैट्रिक्स या ए बी बराबर में बी ए, ऐसा कह सकते हैं। तो फिलहाल बी ऑप्शन ही सही आता दिख रहा है, इसीलिए बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका 4 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। सामने वाला कह रहा है कि इसका ए बी बराबर में ए है, इसका बी ए बराबर में बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्या मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए प्लस में बी इंटू बी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इस ए की जगह पे मैं ए बी भरना चाहूंगा क्योंकि दिया है, तो यहां हो जाएगा इस ए की जगह ए बी भरते हो जाएगा ए बी इंटू ए, और इस बी की जगह अगर मैं बी ए भरता हूं तो बी ए इंटू बी। राइट है, अब आपको पता है ये जो शटर है इसको मैं लेफ्ट सरका सकता हूं, तो ए तो बाहर रह जाएगा, यहां हो जाएगा बी ए। ठीक है ना, और ये इस बी ए बी वाले शटर में भी इस शटर को उधर सरका रहा हूं, इधर सरकाता हूं, तो बी तो रह जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ए बी। अब आपके बी ए की वैल्यू है बी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस यहां से हो जाएगा बी, ए बी की वैल्यू है ए बी की वैल्यू है ए, तो ये हो जाएगा बी ए बी प्लस बी हो गया। अब ए बी, इस ए बी का मतलब कितना है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है ए। राइट है, तो ए बी की जगह ए भर दिया प्लस बी ए की जगह बी भर दिया, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। राइट है, तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं ना भैया, जल्दी समझते चलना, क्योंकि जितना न्यूनतम समय में मैं करवा सकता हूँ उतना न्यूनतम समय में मैं करवा रहा हूँ। राइट है, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 यही देख लेते हैं। कहता है 4 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम अभय, बीना, छाया और देवेश है। अब ये कह रहा है कि 4ab इसको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, 4ab प्लस में 3 टाइम्स में ए बी प्लस में दे रखा है बी ए, ठीक है, माइनस का 4ba, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कर देंगे। तो 4ab इसको खोल देते हैं, 3ab प्लस में 3ba माइनस का 4ba। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं कर दी मैंने ऐसा कि हाँ ये क्या कर दिया सर, ए 3ab मिलकर के कितना हो जाएगा 7ab, और ये माइनस का ba हो जाएगा 7ab माइनस ba। मैंने बीना ने ये आंसर दिया और इसका मतलब वही सही कह रही थी, क्योंकि मेरा आंसर ये 6ab नहीं कह देंगे, इसको हम 6ba भी नहीं कह सकते। हमें क्या पता ए बी और बी ए बराबर है या नहीं है। तो अगर भाई तो कम्यूट नहीं दे रखे तो मेरे को चल करके कुछ नहीं बोला है, तो मतलब मेरा आंसर हो जाएगा बीना माने बी ऑप्शन, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो कहता है इनमें से कौन सा वाला डिफाइंड होगा। अच्छा देखते हैं, ए का ऑर्डर जो है, ठीक है ना, ए का ऑर्डर है 3x3, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है। अब ए बी की बात करते हैं। अगर किसी ने ए बी की बात करी है ना, अगर किसी ने ए बी की बात करी है तो ए का ऑर्डर है 3x3, बी का ऑर्डर है मेरे दोस्तों 3x1। ठीक है, और आपको पता है ये दोनों मैच कर गए, बधाइयां, मतलब ए बी डिफाइंड है। ठीक है, अब अगले में बोला है ए सी। अब बात करते हैं ए सी की। ए सी के टाइम पे ए है 3x3 का और सी है 1x3 का। ठीक है, क्या ये इससे मैच कर गया? ओहो सॉरी, तो बी ऑप्शन हट गया। अब आते हैं बी ए के ऊपर बात करते हैं। बी ए के लिए क्या बोलता है, बी ए के टाइम पे बी और को बी है 3x1 का और ए है 3x3 का।
क्या ये दोनों मैच कर गए क्या? ओ सॉरी, अरे यार बी ए भी नहीं मैच करा, मैच नहीं करा तो बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब आप चाके बी की ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर नहीं सकते ऐसा, आप मुंह फाड़ के सारे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो कहना मतलब अभी तक तो अरे डी वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये सबको लेके बैठ गया था। तो ओनली ए बी, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब कह रहा है ए ये है और ए क्यूब क्या होगा, है ना। ए जो दे रखा है ना, ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरी डायगोनल के साथ बहुत ही आसान होता है। क्या करना है, सिर्फ जो जितनी डिग्री, जैसे ए क्यूब बोला है तो आपको हर एलिमेंट का क्यूब कर देना है। तो अगर किसी ने पूछा ए क्यूब क्या होगा, ठीक है ना, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स का आंसर एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा और आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, अगला वाला 5 इंटू 5 इंटू 5, अगला वाला 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 3 बार अब 5 5 5 की मल्टीप्लाई होगी और आंसर हो जाएगा 125 0 0 0 125 0 0 0 125। ये आंसर हो जाएगा, इसका काम भी खत्म। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8, अगर सर ये की पावर 4 होता तो और 5 की 4 बार मल्टीप्लाई करते। मतलब डायगोनल अपने ही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाता है, राइट है, एक नई चीज सीखने को मिल गई। अच्छा देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है 8वें नंबर 9th नंबर पे कह रहा है कि एक्स का ऑर्डर, है ना, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स जो है उसका ऑर्डर 2x3 है, वाई का ऑर्डर जो दे रखा है m×n दे रखा है और एक्स वाई का ऑर्डर दे रखा है कितना, 2x5, ठीक है, दे रखा होगा, ठीक है, 2x5। तो कहता है m और n की वैल्यू बताओ, यही कह रहा होगा और क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, तो m और n आ जाएगा तो फिर आ जाएगा। देखो जरा, ये पॉसिबल ही तभी होगा, ये पॉसिबल तभी होगा, ठीक है, जब ये दोनों मैच करेंगे। इसका मतलब m बराबर 3 होगा, तो m की वैल्यू तो 3 निकल गई। अच्छा मान लो पॉसिबल हो गया, तो फिर जो एक्स वाई का ऑर्डर होगा, एक्स वाई का जो ऑर्डर होगा, जो रिमेनिंग रह गए वो हमारा ऑर्डर बनाएंगे, तो दैट इज 2 और इधर से n, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x n। और जबकि सरकार का आंसर है 2x5, तो इसका मतलब हमारे तरफ से n की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल गई। अब बोलो 2x5 भी आ गया। अब क्या चाहिए हमारे पास में, हमारा ऑर्डर, ठीक है ना, फाइनली हमारे पास में आ गया। तो अब अगले ने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, ठीक है ना, तो y का ऑर्डर m×n है, इसका मतलब y का ऑर्डर, है ना, 3x5 होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इंटू 5 बोले तो 15 होंगे। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 15, माने सी ऑप्शन बैठ गया, राइट है। तो भाई देखो आपके सामने मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहा हूं और वो भी जो भी आपके मल्टीपल चॉइस आए, देखो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। अगर आपने बेसिक बना के रखा है ना तो आपका हो जाएगा। एबीसी में जहां अगर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको और अच्छे से डीपली मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास और स्पेस है क्या कहीं? हाँ है। क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखो x20 मल्टीप्लाइड बाई वॉट, अगले ने मल्टीप्लाई करा है 5 -1 और x की, और इधर से ये मल्टीप्लाई करते फिर रहे हैं किसकी, 3 और 1 की। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, -2 और x से कर रहे हैं, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ x क्या होगी, ओके, तो रो 1 कॉलम 1 कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते टाइम पे x इंटू 5 5x प्लस -2, क्योंकि 2 इंटू -1 प्लस 0, ये आएगी। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई में रो 1 कॉलम 1, तो ये हो जाएगा -6 प्लस x। इसका मतलब ये कि इधर से देखा जाए तो इट इज 5x -2 बचा, इधर से भी एक ही एलिमेंट बनाया, दैट इज x -6। अब आप जिस दिन भी मिलाओगे x -6 बराबर में 5x -2 बनाएगा, तो आप कह सकते हो ये हो गया 4x और ये हो जाएगा कितना, -4। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -1, है ना, x की वैल्यू -1, ये ऑप्शन है ना, मस्त। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स A², ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि AIJ जिसमें A अपने आप में 2x2 है, ये मत भूलना आप। AIJ लाने के लिए आपको मैक्सिमम को तय करना है I, J में, और उसमें से घटाना है मिनिमम ऑफ I - J। ये आप में से हो सकता है किसी के लिए काफी नया हो, सीखने लायक क्वेश्चन है।
तो 2x2 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी उसका नाम A11, A12, A21, A22 ही हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। एक एक एलिमेंट को पकड़ लो। A11 का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 1,1 माइनस मिनिमम ऑफ 1,1, ठीक है ना। अब A12, ओ सॉरी सॉरी, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा एक और एक में बड़ा कौन, मैक्सिमम माने बड़ा कौन। तो एक और एक में कोई बड़ा नहीं, एक ही बड़ा एक ही छोटा। इसका मतलब एक और एक में छोटा कौन, एक, क्योंकि दोनों सेम है, बराबर है, तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम हो गया। तो 1 - 1 इज 0। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट तो हो गया साफ शून्य। अब आ जाओ A12, इसका मतलब आपको तय करना है मैक्सिमम 1 और 2 में से, फिर आपको घटाना है मिनिमम 1 और 2 में। 1 और 2 में बड़ा कौन, 2। 1 और 2 में छोटा कौन है, 1, तो मिनिमम हो गया 1। 2 - 1 इज 1, तो इस जगह पे 1 आ गया। अब आ जाओ अगले नंबर का एलिमेंट का नाम A21 है ना, क्योंकि सेकंड रो का पहला आदमी। तो आपको तय करना है मैक्सिमम 2 और 1 में, और माइनस मिनिमम निकालना है 1 और 2 में। अब आपको पता होना चाहिए 2 और 1 में बड़ा कौन, 2, और छोटा 1 और 2 में छोटा कौन, 1। तो आंसर हो जाएगा फिर से 1, तो इस जगह पे फिर से 1 आ गया। अब आ जाओ A22 की बात करते हैं। मैक्सिमम निकालना है 2 और 2 में, और 2 और 2 में मैक्सिमम कितना, 2 और 2 का मैक्सिमम 2, और मिनिमम निकालना है 2 और 2। 2 और 2 में छोटा कौन, 2। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0। लो सब ये आ गया। अब ये क्या चाहता है साहब, क्या मांगा था इसने, अच्छा इनमें से कौन सा आंसर है, बी आंसर है, सेम मैच कर गया। तो आप में से कई लोगों के लिए कुछ डिफरेंट तरह की चीजें हो रही है ना। अब ये कह रहा है ना, तो ये तो हो गया इसका ऑप्शन बी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए और बी ये दे रखे हैं, A² बराबर बी होने पर एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो पहले निकालते हैं ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x011 की x011 से, ठीक है, भूलना मत, ये u मल्टीप्लाई होगा पहले, है ना, रो इंटू कॉलम होता है, तो रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की x से मल्टीप्लाई x² प्लस 0, राइट है। अगले से मल्टीप्लाई दैट इज 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। अगले की अगले से मल्टीप्लाई दैट इज x प्लस 1। अगले की अगले से मल्टीप्लाई दैट इज 0 प्लस 1। इसका मतलब हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा x², 0, x प्लस 1 और 1। ये मेरा आंसर हो गया A² का। और A² किसके बराबर है, b के बराबर है, और b हमारा कितना हो जाएगा, 4 शून्य माइनस 1 और 1। तो x² बराबर हो गया 4, है ना। और आपकी तरफ से ये तो हो गया x² हो गया 4 के बराबर, और इधर से x प्लस 1 बराबर हो गया -1, है ना। ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन x की वैल्यू आ गई -2, इधर से -2 इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, तो x -2 इज द राइट आंसर। तो ओनली -2 इज द राइट आंसर। 2 और -2 नहीं चलेगा, दोनों में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये अपनी तरफ से। अब 13वां क्वेश्चन आप खुद कर लेना। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का होना बताता है कि अब आप थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और इसमें अगर कोई भी चीज रहती है, देखो आप इसी में सीखते जाओगे, राइट है। कंटिन्यूअसली आगे चल रहे हैं, बड़े ध्यान से समझते चलना आप लोग, है ना। जितना फास्ट टू फास्ट मैं करवा सकता हूं उतना जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइएगा अगर ये बराबर में शून्य हो जाए। तो देखो साहब, आप किसकी किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, 1x1 की मल्टीप्लाई आप इससे करवाना चाह रहे हो। 1 3 2 2 5 1 15 3 2। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप में 1 क्रॉस 3 है, ये अपने आप में 3 क्रॉस 3 है, तो तीनों तीन मैच करके इसका मतलब हमारा आंसर 1 क्रॉस 3 का आने वाला है। तो पहले इस रो की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अपना आंसर आएगा 1 क्रॉस 3, ये हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां का 1 और यहां का 3 ही हमारा आंसर होगा। तो 1 क्रॉस 3 का मतलब एक ही रो में आंसर आएगा जिसके 3 कॉलम होंगे। तो पहली रो के 3 कॉलम, ये वाला ये वाला ये वाला, लॉ भरता हूं मैं। अगर मैंने इस पहली वाली पार्टी को भरा तो दैट इज 1 + 2x प्लस 1 की 15 से गुणा 15। फिर अगले वाले से करा तो 3 + 5x प्लस 3। अगले वाले से करा तो 2 + x + 2। अब फाइनल करते हैं इसको, है ना। ये हो जाएगा 16 + 2x, यहां हो जाएगा 6 + 5x, यहां हो जाएगा कितना, 4 + x। ये आपका पहली पार्टी बनी। अब जो भी हमारा आंसर आ गया मैं एक बार यहां लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज व्हाट, 16 + 2x, यहां पर हो जाएगा 6 + 5x, और यहां हो जाएगा 4 + x। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 1 2 और x, इससे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अपने आप में 1 क्रॉस 3 है, ये अपने आप में 3 क्रॉस 1 है, बिल्कुल मैच है। और 1 क्रॉस 1 माने सिंगल एलिमेंट आएगा, तो एक ही एलिमेंट आएगा। अब कुछ नहीं, देखो ये प्लस लगता जाएगा, इसकी पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 16 + 2x प्लस, ठीक है। इसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज 12 + 10x, ठीक है ना, प्लस यहां पे देखा जाए तो इट इज 4x + x², ठीक है। आइए सब मल्टीप्लाई कर डालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 14 और 2 16x प्लस 16 और 12, 16 और 12 कितना होता है? 16 और 12 28 होता है सर, है ना। और दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब ये 0 के बराबर है, ये 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इसका अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैच करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस के अंदर कितना निकल गया, 28 बराबर 0 निकल गया। तो ऐसे कौन से दो प्यारे नंबर हैं जिनका ये हो जाएगा, 14 और 2 हो जाएगा, x प्लस 14 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में x का एक आंसर आ जाएगा -2, x का एक आंसर आ जाएगा -14। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई। लो साहब 3 नंबर ले आना आप लोग ऐसे, है। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते टाइम पे जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत केयरफुली देखते चलना बस आप, है ना। अच्छा, ए और सी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो आपको इस तरह से एक बी निकालना है जो कि ए बी इक्वल टू सी को सेटिस्फाई कर जाए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ये हमारा ए है ना, दैट इज 1 4 -2। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी बी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये अपने आप में 3 क्रॉस 1 है। बी से मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब ये कुछ 1 क्रॉस समथिंग हो, और आपको सी लाना है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 लाने के लिए इसे 1 क्रॉस 3 का होना मस्ट है। तो 1 क्रॉस 3 माने 1 रो 3 कॉलम। तो देखो 1 रो 3 कॉलम एबीसी, है ना। तो हम यहां पे मानेंगे लेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब यही क्यों लिया, क्योंकि ये 1 रो 3 कॉलम है, ये एक इसलिए जरूरी था ताकि मैच कर जाए, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो होगा ही कैसे। और 3 क्यों लिया, ताकि आंसर 3 क्रॉस 3 आए। अब 3 क्रॉस 3 की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये सी जो है, ये वाला जो सी है ये 3 क्रॉस 3 का आंसर है, वरना ए बी बराबर सी सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, इसलिए सी लिया। हाँ, अब आपने ये वाला ले लिया, लेने के बाद में अभी व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई में आपको क्या दिखाना है, सी में दिखाना है 3 4 2 12 16 8 -6 -8 एंड -4। ठीक है, चलो जो भी है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते टाइम पे याद है, इसकी पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ए बी सी, फिर 4a इसकी इससे, फिर 4b, फिर 4c, फिर इट इज -2a -2b -2c एंड दिस इज गिवन टू मी, ये इसके बराबर। ठीक है, तो मैं यहां से समझ जाऊंगा कि a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 2। सही है क्या, लेट्स चेक इट, है ना। 3 होते ही माइनस का 6 देगा, और इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई माइनस का 8 दे देगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 4 दे देगा, बराबर है, बराबर है ना। तो हमारे पास में b की वैल्यू आ गई, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 4 2। दिस इज आंसर, ये आंसर हो गया। मैं छोटे में लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से एलिब्रेट करके समझाना है, ये मानते हुए कि एग्जामिनर आपकी समझाने की ताकत, बताने की ताकत चेक कर रहा है। राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले ने आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, फाइनली वो तीनों के मल्टीप्लिकेशन चाहता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में, इस वाले क्वेश्चन में मैं वहां पे बचता फिर रहा था, अगर मेरे पास अगला पेज हुआ, नहीं हुआ, अगर होता तो मैं कर देता इस बार, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 के लायक जगह बन जाएगी क्या, 46 के लायक जगह ए क्यूब नहीं बनेगी भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्या चीज है सर, ए डैश क्या चीज है, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लेट्स से दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.3 को देखते हैं। हाँ भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जैसे आपके सामने ये कोई, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स, ये हमारे को दे रखी है 5, फिर यहां दे रखा हाफ, यहां दे रखा -1। अगर किसी ने मेरे से ए का ट्रांसपोज मांगा, तो ट्रांसपोज मांगने का मतलब है कि जो चीज कॉलम में है उसे रो में बदल दिया। अब नाउ इट इज 5 हाफ एंड 1 माइनस का, लो ट्रांसपोज हो गया। अब किसी ने हमारे को दिया बी करके एक और मैट्रिक्स, दैट इज 1 -1 2 एंड 3। अब किसी ने कहा बी का ट्रांसपोज, इसे डैश भी कह सकते हैं ना, तो कैसा हो जाएगा, जो 1 और -1 यूं है वो 1 और -1 यूं, और 2 और 3 हो जाएगा, ट्रांसपोज आ गया। अब किसी ने कहा कि बी की ए की सी मान लेते हैं इसको ना, कोई सी करके एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है -1 5 6 √3 5 6, और यहां दे रखा है 2 3 -1। नाउ फाइंड सी ट्रांसपोज। ठीक है, तो दैट इज -1 5 6, जो इस तरह से लेटा वो उसे इस तरह से खड़ा करते गए,
तो यहाँ पर हो जाएगा √356 है ना, एंड इट इज 2 3 -1। लीजिए ट्रांसपोज आ गया, तो मतलब ये कि आपके पास में तीनों बन गए। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ a प्लस बी का डैश ए जुगड़ में a डैश प्लस बी डैश होता है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, पहले आप एक काम करो, a प्लस बी निकाल लो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी निकालने का मतलब ये हो गया कि दोनों का सम करना है। तो अपन इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 3 को इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, 5 और ये मिलकर के हो जाएगा 6, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और ये -1 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब a प्लस बी का डैश निकालते हैं। अगर किसी ने a प्लस बी का डैश मांग लिया तो दैट विल बी -5 6 एंड -1 3 9 एंड 4 -2 9 एंड 2। ये हमारा a प्लस बी का डैश हो गया। नाउ समबडी वांट्स a डैश प्लस b डैश। a डैश विल बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस अगले ने b डैश बोला है, दैट इज -4 1 -5, दैट इज 1 2 0, दैट इज 1 3 1। अब आपने मेरे से मांगा इन दोनों का सम करके दिखाओ। तो अगर मुझसे इन दोनों का सम मांगा गया, दैट इज -5, दैट इज 6, दैट इज -1, दैट इज 3, दैट इज 7 और 2 9, दैट इज 4, दैट इज -2, दैट इज 9, दैट इज 2। लीजिए क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे साहब। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो अभी हमसे क्या गड़बड़ हो गई? कैसे गड़बड़ हो गई है? -1 2 3, इसका -4 1 5, इट इज 1 2 3 ओ ओ ओ 1 2 0 का 1 2 0 है ना। अच्छा a डैश प्लस b डैश है ना, ये तो मैच कर गया भाई, बिल्कुल ही मैच कर गया। मैं किसको देख रहा था? मैं इसको देख रहा था, ओह सॉरी। ठीक है, तो हमारी तरफ से क्वेश्चन ये तो हो गया। देखो क्या मुश्किल काम था, है ना, थर्ड को हो गया। तो अब अपने ट्रांसपोज के बारे में हल्का हल्का जाना है ना। तो अब देखो, अब इस वाले में a प्लस ट्वाइस ऑफ b का ट्रांसपोज मांग रहा है, करा जा सकता है ना, लेकिन इन्होंने ध्यान रखना a डैश दिया तो पहले a बनाना, फिर a प्लस 2b बनाना, हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो पहले ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज, फिर इधर से बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। वेरीफाई करवा रहा है, कुछ काम की बात। अब यहां जो सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए जो है वो दे रखा है 1 -1 5 -1 2 1, फिर दे रखा है 5 1 3। कहता है ये प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जैसे मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। तो इसका ट्रांसपोज निकलेगा जो यूं लेटा हुआ है 1 -1 5 यूं बनाया, -1 2 1 यूं बनाया, 5 1 3 यूं बनाया। क्या आपको नहीं लगता ये ऊपर जो लिखा वही तो लिख दिया मैंने दोबारा? तो एज ट्रांसपोज करने पर वापस वही मिली, इसका मतलब ए अपने आप में सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या? ट्रांसपोज करने पे सेम बने, तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिमेंबर इट, है ना। अच्छा, और पॉइंट नंबर, अब देखो ये कह रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसी का सेकंड पार्ट। अब हमारे को ए जो दिया जा रहा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, है ना। अब मैं करता हूं ए का ट्रांसपोज। अगर मैंने ए का ट्रांसपोज करा तो इट इज, है ना, यू करने पे इट इज 0, है ना, 1 एंड -1 -1 0 एंड 1 1 -1 एंड 0, ये बना। अब आप पहचानिएगा, ध्यान से देखना, जो ट्रांसपोज करा मैंने ना, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालना चाहता हूं। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो माइनस कॉमन निकाला हुआ तो हर बंदे से मैं माइनस बाहर निकालूंगा। तो 0 से माइनस बाहर निकल नहीं सकता, 0 का माइनस इज -0 इज 0, दैट इज 1, दैट इज -1, दैट इज -1, दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज 1, दैट इज -1, दैट इज 0। तो हमको ये पता चला ए का ट्रांसपोज करने पे ये बना। अब जो कुछ भी मेरे हाथ में आया, जो कुछ भी मेरे हाथ में आया, ठीक है ना, क्या वही ए नहीं है? क्या देखो जरा, क्या यही ए है? हाँ, तो मुझे पता चलता है कि ए का ट्रांसपोज करने पे मेरे हाथ में माइनस ए आया। तो एज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसका मतलब जो ए थी वो अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक थी। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने पे ए ट्रांसपोज का माइनस ए हाथ में आता है। ये भी पकड़ के चलना है ना, बहुत आसान है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला कहता है कि ये प्रूव करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सामने वाला कह रहा है कि प्रूव करके दिखाने का बॉस, क्या कि ए जो दिया जा रहा है वो अपने आप में a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू में गिवन है 1 5 6 7, ठीक है। ए का ट्रांसपोज करा, ए का ट्रांसपोज करते कितना हो जाएगा? 1 5 6 7, यूं हो जाएगा। अब कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज करो, a प्लस ए ट्रांसपोज मतलब इन दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा 2, इट इज 11, इट इज 11, इट इज 14।
राइट है। अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को बी मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस बी का बी ट्रांसपोज निकालना है, मुझे इस बी का बी ट्रांसपोज निकालना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो 2 11 यूं हो जाएगा और 11 14 यहां आ जाएगा, और मुझे पता चलेगा ये वापस मेरे हाथ में बी ही आया। इसका मतलब मैंने ए प्लस ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करा तो मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और यही वो सामने वाला चाह रहा था। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप अभी से देखते हुए चलना। कुछ काम का है क्या इसमें? ये रहा है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी माइनस बी ए इनमें से क्या होगा। तो मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहता था कि जिसके बारे में भी वो जानना चाहे कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है लेट सी, कोई भी एक दूसरी मैट्रिक्स माननी है, सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब सी का ट्रांसपोज निकालना है। अगर आपने सी का ट्रांसपोज निकाला तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालोगे। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज में अब यहां ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कहती है कि अगर आपको कभी भी ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने को मिले, माने दो का सम दे रखा और ट्रांसपोज करने को मिले, तो आप ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज देख सकते हैं। अगर यही सर दोनों के बीच में माइनस होता और ट्रांसपोज करना होता तो इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब कुछ नहीं, वही ट्रांसपोज दोनों के सर पे आके बैठ गया। टी ए पे आ गया, टी बी पे आ गया, माइनस और माइनस सेम रहे, प्लस प्लस सेम रहे। माने यहां अगर प्लस था तो यहां पे भी प्लस रहा, टी दोनों के सर पे आ गया। यहां अगर माइनस था तो यहां पे माइनस आ गया। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, अगर ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसे होता है? तो मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज उस टाइम पे उल्टा देता है। ए बी का पलट जाएगा, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। अगर ए बी सी होता और फिर ट्रांसपोज करने को कहता तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बनता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब उसी तरह से ये अगर ए बी माइनस बी है और किसी ने मेरे को अब ट्रांसपोज करने को कहा, तो मैं जानता हूं कि ये माइनस होने पे माइनस यही रहेगा, ये ट्रांसपोज इसके सर आएगा और ये बी ए के सर भी आएगा। मल्टीप्लीकेशन में अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो ट्रांसपोज कैसे दिखेगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये बनेगा। राइट है। तो मेरे पास में ये बना भाई, है ना। अब ये ए बी माइनस बी ए क्या है ना। अब यहां ए बी माइनस बी ए क्या चीज बनी भाई? ये क्या हुआ, है ना। ए बी माइनस बी ए क्या बना मेरे पास में? ओके, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। ये क्या बना भाई मेरे पास में? अब यहां इन्होंने मेरे को एक हिंट और दिया है, कह रहा है कि ए और बी दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, है ना। तो थोड़ा साइड में ए कॉमा बी कैसा दे रखा है? सिमेट्रिक दे रखा है। अगर ए और बी सिमेट्रिक दी है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज वापस मुझे ए देगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है, और बी का ट्रांसपोज वापस मुझे बी देगा क्योंकि बी सिमेट्रिक है। तो मैं इस बी ट्रांसपोज की, बड़े ध्यान से सुना, बी ट्रांसपोज की जगह में बी, इसकी जगह में ए, इसकी जगह में ए, इसकी जगह में बी भर सकता हूं क्योंकि ट्रांसपोज करने पे सेम आएगा। तो बी ए माइनस ए बी हो गया। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये ए बी माइनस बी ए बनेगा। और ए बी माइनस बी ए तो तुम सी मान के चले थे, तो क्या ये माइनस सी बनेगा? हाँ, ये माइनस सी बनेगा। कौन माइनस सी बनेगा? सी ट्रांसपोज माइनस सी बनेगा। किसी का ट्रांसपोज अगर सेम आता तो सिमेट्रिक कहलाता है, लेकिन अगर किसी का ट्रांसपोज अगर माइनस आए तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कौन? सी बोले तो ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए क्या बनी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी। दिस वे हमको पता चल गया। राइट है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के अब इन्होंने अपने पेपर्स में यूज करा। कैसे यूज करा जरा देखिएगा, ठीक है। रेडी? अब जरा क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी अपने आप में दो मैट्रिक्स शिफ्टेबल ऑर्डर की हैं, मतलब आप अपनी पसंद से जैसे 2 का 3 का जो आपको लेना है ले लेना। तो बताओ साहब कि, है ना, कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना, अगर किसी ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकाला तो ए आएगा, तो ये तो करेक्ट है। राइट है। अगर किसी कांस्टेंट की ए के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाला तो कांस्टेंट भैया प्यार से बाहर आ जाएंगे और ट्रांसपोज सर पे चढ़ा रहेगा, माने ये भी सही है। अगर कभी भी, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने ये बोल दिया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, तो क्यों होगा भाई? क्यों?
क्यों होगा, ये तो नहीं बताया कभी, है ना। तो अब देखो, अब यहां समझने की जरूरत है ना, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की, कौन सा सही नहीं है ना। ये तो कुछ सी संदेहास्पद लग रहा है, सी तो नहीं है भाई सही, और डी भी सही नहीं है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नहीं साहब, ये उल्टा होता है, तो ये भी गलत है और अभी ये भी गलत है। तो इस समय पे आंसर सी और डी। भाई साहब इन्होंने गड़बड़ कर दी, चोट हो गई इनके साथ तगड़ी वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इन्होंने बिगाड़ लिया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि बोथ ए बी डैश एंड बी डैश ए बी डिफाइंड फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन क्रॉस एम देन ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया भाई, ठीक है। ए का ऑर्डर इन्होंने एन क्रॉस एम दिया है। अब बहुत ध्यान से सुनना है, बी का ऑर्डर नहीं पता, बी डैश का ऑर्डर मैंने अपनी तरफ से, अब देखो इन्होंने खुद बोला है कि ये डिफाइंड है, ए बी डैश डिफाइंड है, खुद ने बोला है ए बी डैश डिफाइंड है, ए बी डैश डिफाइंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी डैश में, बी डैश में, बड़े ध्यान से सुनना, बी डैश में यहां जो कुछ भी होगा वो एम होना मस्ट है। अब उसका यहां पर एम होना जरूरी है, क्योंकि एम होगा तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, तभी ए बी डैश दुनिया में आएगा। तो यहां पर एम है और यहां पर थोड़ी सी देर के लिए खाली जगह छोड़ देता हूं। आगे से ये बोल रहा है कि नहीं साहब बी डैश ए भी दुनिया में है, तो बी डैश ए अगर दुनिया में है तो बी डैश का पता नहीं, बी डैश में ध्यान से सुनना, ए का मुझे पता है, ए अपने आप में एन क्रॉस एम का है, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि यहां पर इस जगह पर एन का होना मस्ट है, तभी ये दोनों मैचिंग मैचिंग होंगे। तो इसका मतलब आगे वाली जगह नहीं पता, लेकिन आगे वाली जगह पिछले वाले ने एम बता दी थी और इस बार में हमें ये एम बता दी गई। तो फिलहाल क्या आप में से किसी को लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि अब मेरे पास में बी डैश को लेकर के एकदम पक्की पक्की खबर आ गई है कि बी डैश का जो ऑर्डर है उसमें आगे एम है और पीछे एन है, तो बी डैश का ऑर्डर एम क्रॉस एन हो गया। तो बी डैश का ऑर्डर, बी डैश ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो गया, एन क्रॉस एम क्रॉस एन, है ना। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन क्रॉस एम, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हो गया। आ जाओ जल्दी से, आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो 2025 में आया था उसको भी देखिएगा। ए अगर ये है तो ए के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई। ए के बारे में हमारा ये ख्याल है कि आपने इस फेफड़े में सब जगह पे जीरो भरा है, इस फेफड़े में भी सब जगह जीरो भरा है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सीधी सी बात है। एक तो डायगोनल है पक्का, ये तो हो गया डायगोनल। अच्छा दूसरी बात ये कह रहा है कि क्या ये स्केलर है, नहीं स्केलर नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं आइडेंटिटी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज लगाते -1 0 0 फिर 0 3 0 है ना, और 0 0 5, तो अरे ये तो सेम आ गया, अरे सर ये तो ए आ गया, तो सिमेट्रिक ले लो, उसमें क्या, ट्रांसपोज अगर सेम आ जाता हो तो सेम, अगर माइनस ए आ जाता हो तो स्क्यू सिमेट्रिक, राइट है। अब ये कह रहा है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो वैसे देखा जाए तो तीनों एलिमेंट अगर जीरो आ रहे हैं तो डायगोनल के तीनों एलिमेंट जीरो आने का मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक के चांसेस हैं। बस क्या यहाँ -3 और यहाँ 3 है, एक दूसरे को उल्टे हैं। क्या यहाँ 8 है तो यहाँ -8 है, हाँ एक दूसरे को उल्टे हैं। यहाँ 5 है तो -5 है, हाँ तो आप सीधे सीधे इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। सी की इसकी निशानी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने पर डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, दोनों फेफड़ों में एक दूसरे के उल्टे पुल्टे नेगेटिव साइन होते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक की बात भी होगी। अब आपने 4 क्वेश्चन देखे अभी आपने अपनी आंखों से, तो थोड़ा आपका दिमाग में बैठना चालू किया होगा सब्जेक्ट क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी होल्ड बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा ऐसा है जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, नहीं मेरे को तो नहीं लगता। क्या डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती। अब नल मैट्रिक्स हो सकती है, रो मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं पहली बात तो रो तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों में कहानी बिगड़ जाएगी, तो ये तो आउट हो गया, डायगोनल आउट हो गया। नल मैट्रिक्स के बारे में कहा जा सकता है कि नल मैट्रिक्स जो होती है ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है और इधर उधर वाले एलिमेंट भी एक दूसरे के नेगेटिव हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल मैट्रिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट है। ए के बारे में, अरे नल मैट्रिक्स सोच लेना, देखो इसको 0 0, अगर आप इसे ए लोगे तो ए का ट्रांसपोज करके देखना, वापस ए भी आएगा माइनस ए भी आएगा, ठीक है। अच्छा ए अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने पर ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, पहले तो ये पकड़ लो, है ना।
तो आप यहाँ पे कह सकते हो 6 इज इक्वल टू 12 होगा, माने x की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट है। और ये 4y इज इक्वल टू में 8x हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू में 8x होगा, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x होगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2x प्लस वाई क्या होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 2 प्लस में y की जगह पे 4, तो ये हो गया 8, तो ऑप्शन डी। चलो अगले पे, क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती होंगी। मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस आता है, बी का ट्रांसपोज करने पर माइनस का बी आता है, ठीक है। तो ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, मैं आपके लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन देता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने 0 माइनस 1 1 और 0 एक ये ले लेता हूं, और एक काम करता हूं 0 माइनस 2 0 2 और 0 ये ले लेता हूं, राइट है। अब आप दोनों को जोड़िएगा, आप खुद ही देख लो, 0 माइनस 3 3 और 0। अरे सर ये भी तो स्क्यू निकल गई, हाँ स्क्यू निकल गई ना, तो बस सीधी सी बात, दो स्क्यू का सम भी स्क्यू होता है ना। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए बी टी और बी टी ए क्या होगा। देखो जिसके बारे में भी जानना चाहे उसे कुछ मान लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लिखो लेट सी इज इक्वल टू में ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, और फिर सी का ट्रांसपोज काटो, तो यहां से हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो याद रखना ट्रांसपोज सीधा सीधा बिखरता है पहले तो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, माइनस में बी ए ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज हो गया, मल्टीप्लीकेशन में पलट जाता है मामला, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज आगे आ गया, ए पीछे चला गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो गया। अब ये हो जाएगा बी इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस में ए इंटू में बी ट्रांसपोज, ये बन गया भाई हमारा। हमने क्या करना है, हमने माइनस आगे ले लेना है, तो ए बी ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और बी ए ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। और ये कौन है हमारा, सी, ये सी दे रखा है, देखो ऊपर ही माना था, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, माने स्क्यू बोलो भाई, खुश रहो, है ना, माने बी ऑप्शन हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप खुद करके देख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक होने पे आपको ये बता देता हूं फिर भी। पहली बात तो ए को 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना, सी को माइनस बी होना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी तो है ही। तब क्वेश्चन वाले ने बोला है 2a का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस में b की जगह पर बहुत ही खतरनाक बना दिया है, ये क्या चक्कर काट दिया इसने, है ना, b इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। तो c की जगह कोई बात नहीं, समझ गया, 0 आंसर हो गया, ठीक है। कैसे, b की जगह पे लिख दिया आपने b और इसकी जगह लिख दिया माइनस b, ये कट गया, तो फाइनली आपका आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। अब अगले वाले पे चलते हैं ना। क्वेश्चन वाला कह रहा है अगर ये इज इक्वल टू में माइनस 57 है, देन प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा। ओके ये अगर मैं 57 दे रखा है माइनस का, देन प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा। अच्छा ये अभी अपन डिटरमेंट में आ गया आई थिंक, है ना, डिटरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, तो डिटरमेंट के क्वेश्चंस मैट्रिक्स में नहीं कर रहा, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में दे रखा है ए अपने हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है, डिटरमेंट ऑफ ए बराबर में इतना है, ए इनवर्स, है ना। अब जरा ए इनवर्स के बारे में बताते हैं अपने, बस ए इनवर्स में पीछे कुछ हो तो देख लेते हैं एक बार जरा। एनसीईआरटी है हमारे पास में, ए बी को लेकर के ए स्क्वायर हो गया नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, ठीक है। अगर जैसे ए कोमा बी दो अपने आप में ऐसी मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, कि आपको ये पता चलता है ए इंटू बी करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन बी इज इक्वल टू में ए का इनवर्स होगी, पहली चीज ये पकड़ के चलिएगा। दूसरी बात अब इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि ए का ए इनवर्स, है ना, ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू में आई होता है, ठीक है, या ए इनवर्स इंटू ए करते, माने में प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात ये कि ए इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। अब चौथी बात एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना पड़ता है,
जैसे सपोज कीजिए किसी ने मुझे अगर ए के नाम पे दे दिया, यार जगह नहीं बचेगी फिर मिटा दूंगा ना मैं, खैर जैसे मान लो किसी ने मेरे को ए के नाम पे दे दिया 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब मेरे को इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो 1 की रो डिलीट और कॉलम डिलीट कर देंगे, है ना। तो बचा रह गया कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, इसमें एक कन्वेंशन चलता है, साइन कन्वेंशन से खेलो तो ज़्यादा आसान रहता है। ये भी आपके लिए और आसान करता हूँ, ठीक है, तेरा ध्यान से समझना। इस 1 का, ये 1 की पोजीशन है A11, तो इसकी जगह कोफैक्टर ऑफ 1 1, ठीक है ना। पहली रो के पहले आदमी का कोफैक्टर, पहली रो के दूसरे आदमी का कोफैक्टर, दूसरी रो के पहले आदमी का कोफैक्टर, दूसरे के दो के दूसरे आदमी का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर होता है -1 की पावर 1 + 1, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। और पीछे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा अब 1 के टाइम पे 1 1 मतलब ये वाला 1, तो 1 के टाइम पे ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, तो बचा कितना रह गया, 4, ये कर देना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, -1 की पावर 2, मतलब आंसर हो जाएगा 4। अब आ जाओ इसके बाद C12, माने अब आप 2 पे आ गए, 2 के टाइम पे 2 की रो डिलीट कॉलम डिलीट कर देना, तो बचा हुआ रह गया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देना। तो आपका यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब, मतलब -1 × 3, -3 हो जाएगा। तो बस ये कि अब आपको पता लग गया कि इसका 2 का कोफैक्टर जो है वो -3 है, ठीक है। अब आ जाओ C21, तीसरी रो के दूसरे आदमी पे, माने 3 की बात करते हैं, तो है ना, ये -1 के बाद 2 + 1 तो बन गया, 3 का रो डिलीट कॉलम डिलीट कर देना, तो बचा रह गया 2, तो इंटू 2 कर देना, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा -2, राइट है। तो ये हटा दो और ये हटा दो, ठीक है ना। अब आ जाओ -1 की पावर 2 पे, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये 4 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो बचा रह गया 1, तो इट इज 1, ये वाला 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इतना, तो आंसर हो जाएगा कितना, 1। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब आप जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो एडजॉइंट के टाइम पे, ठीक है ना, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स में इस 1 का कोफैक्टर है 4, ठीक है ना, 1 2 माने इस 2 का कोफैक्टर है 3, माइनस का 3, तो आप 2 की जगह पे -3 लिखेंगे। इस 3 का कोफैक्टर है -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। इस, है ना, 4 का कोफैक्टर है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। अब आपका जो एडजॉइंट आएगा वो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर को भराए, अब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा। अब इस किसी बच्चे ने अगर इसका ट्रांसपोज करा तो इसका ट्रांसपोज करने पर 4 यहां आ जाएगा, -3 यहां आ जाएगा, -2 और 1 यहां आ जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आने के बाद में, अब एडजॉइंट के बाद में क्या करना है, ये आपका एडजॉइंट आ चुका है। अगर मान लो किसी ने मेरे से, ये तो हुआ एडजॉइंट, है ना, अभी मैंने आपको एडजॉइंट निकाला सिखाया। अब ये जो भी मैंने एडजॉइंट निकाला सिखाया इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में यही वाला पेज है, अपन ने देखा था जस्ट अभी, मेरे को इसी में आपको सिखाना है, ठीक है ना, और इसी में क्वेश्चन करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सामने वाले ने ए इनवर्स निकलवाया है, तो ए इनवर्स से पहले मेरे को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला यही है, ठीक है ना। तो मैं, क्योंकि ये अपने आप में याद है ना, A11, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ठीक है ना, ये A31, A32, ये A33 होने वाला है, राइट है। तो मेरे पास में ये है, तो मुझे क्या करना है ना, मेरे को तो हर किसी का कोफैक्टर निकालना है, तो मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो मैं कोफैक्टर सजाना चालू करता हूँ। C11, C12, C13, C21, C22, C23, राइट है, ऐसे भरना चालू करते हैं। लीजिए साहब भर देते हैं, आइए कैसे भरना है जरा देखिएगा। C11 माने 1 का -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। फिर ये C11 इस 1 का कोफैक्टर है, तो 1 का रो डिलीट करूंगा, कॉलम डिलीट करूंगा, और बाकी जो कुछ भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट लिख दूंगा, तो 0 -3 और यहां से 2 और 0। अब आपको पता होना चाहिए -1 का स्क्वायर इज +1, तो ये तो प्लस हो गया। इसको सॉल्व करता हूं तो 0 + 6 ये बना, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 6। तो मतलब इस 1 का कोफैक्टर, तो जब आप मुझसे एडजॉइंट बनवाएंगे तो एडजॉइंट बनाते टाइम पे थोड़ी सी देर के लिए जब मैं होल्ड पे रुकूंगा ट्रांसपोज करने से जस्ट पहले, तो उस ट्रांसपोज में पहला इस 1 की जगह पर कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आ जाएगा। अब आता हूं C12 की बात करते हैं। C12 का मतलब इस 2 का, A12 का कोफैक्टर, A12 मतलब पहली रो के दूसरे आदमी का कोफैक्टर, C12 -1 की पावर 1 + 2, और मैं क्या करूंगा, अब कोफैक्टर निकालता हूं, तो ये और ये कटा, ठीक है, इसकी रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचे कौन कौन से रह गए, यहां से 2 और -3, तो मैं यहां पे भर देता हूं 2 -3 और यहां पे भर देता हूं 1 और 0, राइट है। तो इट इज नेगेटिव ऑफ, अब इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो 0 + 3, तो फाइनली हो जाएगा कितना, -3।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा -3, तो मैंने इसकी जगह -3 भर दिया, राइट। अब आ जाते हैं अगले पे, तो C13 तो दैट इज -1 की पावर 1 + 3, आप को फैक्टर की बात करते हैं, राइट है। तो अगर C13 माने पहली रो का तीसरा आदमी, ये रो और कॉलम डिलीट, ठीक है। बाकी जो बच्चा रह गया, क्या क्या बच्चा रह गया, 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। तो यहां से हो जाएगा कितना, पॉजिटिव, -1 की पावर 4 इज पॉजिटिव, इन दोनों का सॉल्यूशन इज 4 - 0 दैट इज 4, तो मतलब यहां से हो जाएगा कितना, 4, डन, राइट, डन डन डन, है ना। अगले वाले पे चलते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, अंदर की तरफ देखते हैं तो, है ना। अब 2 की रो डिलीट, कॉलम डिलीट, दैट इज 2 - 3 2 0, दैट इज 0 + 6 0 + 6, है ना। और आगे आएगा नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा -6, तो आई पुट -6 एयर, ठीक है। अब C22 पे आ जाते हैं, C22 का मतलब हो जाएगा कितना, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। और डिटरमिनेंट में हो जाएगा 0 का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बाकी बचे हुए 4 लोग उतर जाएंगे, 1 -3 1 और 0, तो फाइनली इट इज 0 + 3 बोले तो 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, राइट है। अगले नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या चलेगा भाई, डिटरमिनेंट में चलेगा रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो अपने पास हो जाएगा 1 2 1 2, ठीक है। तो 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ऐसे चल रही गाड़ी। अब जब हमारे पास में ये बन गया, हमारे पास में लास्ट वाले की बात चल रही है ना, ओके, है ना। मैं इसको डायरेक्ट ही भर दूं, ये कितना हो जाएगा, -6, तो दैट इज -6। अगले वाले पे चलते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, -3 प्लस का 2 प्लस -3 प्लस का 6 दैट इज 3, तो दैट इज -3, ठीक है ना। और 0 के टाइम पे अगर देखा जाए तो 0 -4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में ही उतरेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 - 4 दैट इज -4। अब मेरे को इसका ट्रांसपोज सोचना है। अब मेरे पास में अगर इसका ट्रांसपोज की बात चलेगी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 6 - 3 4 -6 3 0 -6 -3 -4, ये हो गया मेरा एडजॉइंट का आंसर। अब मेरे पास अगर ये एडजॉइंट है, तो मेरे को अब क्वेश्चन के अंदर अब सोचना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से कहा है कि भाई मुझे तो ए इनवर्स ला के दे, तो ए इनवर्स लाने के लिए मुझे एक डिटरमिनेंट ए और चाहिएगा, तो मैं अब 1 2 -3 2 0 -3 1 2 0 का डिटरमिनेंट भी निकालूंगा। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, याद है ना। फिर ये हो जाएगा 0 0 + 6, है ना, तो ये हटा लेते हैं और ये भी हटा लेते हैं, है ना। अभी क्या था, -3, है ना। और फिर अगले नंबर पे -2 मल्टीप्लाइड बाई, तो -2 का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बाकी का 0 + 3, ठीक है। तो ये हटा लेते हैं, ये और ये हटा लेते हैं, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाई, -3 का रो डिलीट, कॉलम डिलीट, दैट इज 4 + 0, ठीक है। ये हटाया, ये हटाया, ठीक है। तो फिलहाल कितना बन गया, 6, ये कितना बन गया, -6, और ये कितना बन गया, -30, तो मेरा आंसर आ रहा -30, ठीक है। तो हम पहले ए इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे जो हमारे पास में आया, है ना, अब फार्मूले में भरते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर किसी ने मुझसे ए इनवर्स मांगा तो 1/-30, ठीक है। और मैं ये पीछे वाली इक्वेशन 6 -6 -6 3 3 -3 4 0 -4 में यहां भरूंगा, राइट है। और जैसे ही मैं इसको यहां भरूंगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, इट विल बिकम 1/5 प्लस का 1/5, ठीक है। ये माइनस का 1/5 1/5, इट इज 1/10 1/10, वो भी माइनस का, और ये प्लस का 1/10, ठीक है ना। इट इज 2/15 माइनस का 2/15, इट इज 0, इट इज प्लस का 2/15। दिस इज माई ए इनवर्स, है ना। अब इसमें कोई अगर मेरे से कुछ एरर रहेगी तो वो बात अलग है। बाकी आपने ए इनवर्स निकालना सीखा है, अभी तक तो ए इनवर्स निकालना सीखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना।